डियर स्टूडेंट्स, आज हम भोजन एवं पोषण में संतुलित आहार के बारे में आपसे बात करेंगे। संतुलित आहार को अगर हम देखें तो वो आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग के अनुसार, आयु, वजन, उसकी क्रियाशीलता, अवस्था आदि के अनुसार अगर उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि वह आहार उसके लिए संतुलित आहार होता है। यानी अ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द फूड न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर proportion and from the proper source of so that the minimum daily requirement are obtained। इसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व उपस्थित होना चाहिए, जिसके अंदर कैलोरीज की उपस्थिति, वसा की उपस्थिति, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स और जल का होना आवश्यक होता है। पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो या पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता से कमी हो, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब ये जो संतुलित आहार है, जिसको हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्रियाशीलता होना चाहिए, अवस्था होना चाहिए, तो ये जो संतुलित आहार है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी एक व्यक्ति के लिए जो आहार संतुलित होता है वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो जाता है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता अलग होती है, उसकी अवस्था अलग होती है, उसकी जो एज है वो अलग है, आयु अलग है, वज़न अलग है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकता होती है। जैसे गर्भावस्था में गर्भवती माता को दिया जाने वाला संतुलित आहार सामान्य वयस्क महिला जो होती है उसके लिए असंतुलित आहार हो जाएगा। और यद्यपि भोज्य पदार्थ तो वही होंगे, परंतु भोज्य पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में भिन्नता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि संतुलित आहार को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो कारक होता है, जिसको कह सकते हैं कि सेक्स, यानी लिंग जो है वो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला पहला इम्पॉर्टेंट कारक होता है। इसके अंदर यदि हम देखें तो जो लिंग है यानी स्त्री या पुरुष, तो शारीरिक संरचना के जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त जो भिन्नताएं पाई जाती है, साथ ही आकार, भार, क्रियाशीलता आदि में भी इनमें अंतर होता है। प्रौढ़ावस्था में देखा जाए तो स्त्री की अपेक्षा पुरुष का शरीर भार, लंबाई, शरीर का क्षेत्रफल, आकार, क्रियाशीलता आदि अधिक होता है। इसी कारण पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि हम एज को देखें तो एज के अंदर भी अलग अलग एज पर अलग अलग पौष्टिक आवश्यकताएं होती है। जैसे जन्म के समय जब वृद्धि दर ज़्यादा होती है उस समय पौष्टिक आवश्यकताओं की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जब वृद्धावस्था होती है तो बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है, उस समय पौष्टिक आवश्यकताएं डिफरेंट तरह की होती है, जिसके अंदर टूट फूट को ठीक करने के लिए प्रोटीन्स की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। एज बढ़ने के साथ साथ कैलोरीज़ की आवश्यकता, क्योंकि BMR लेवल जो है उसके अंदर वेरिएशन आता है, तो कैलोरीज़ की आवश्यकता भी डिफ़र होती है। जैसे यहाँ पर देखा कि शारीरिक क्रियाशीलता जो है वो भी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। जैसे जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है, हम उसे कहते हैं कि वो अधिक क्रियाशील है, तो उस क्षेत्र में उस केसेस में जो आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा होती है। अगर हम मध्यम क्रियाशीलता है तो उसकी क्योंकि इसमें मध्यम क्रियाशीलता है तो इसमें जो व्यय है ऊर्जा का वो भी मध्यम प्रकार से होता है, जिसके कारण से ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी कम होगी। और जो कम क्रियाशील है या साधारण क्रियाशील है, जिसे हम सीडेंट्री वर्कर कहते हैं, तो वहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं वो कैलोरीज की कम ऊर्जा व्यय होने के कारण उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी कम होगी। इसी तरह से स्वास्थ्य हो सकता है, जलवायु हो सकता है, विशिष्ट शारीरिक अवस्था हो सकती है, जिसके अंदर जैसे गर्भावस्था है तो गर्भावस्था में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। धात्री अवस्था है, वहाँ पर भी शिशु का पालन पोषण करना पड़ता है, तो वहाँ पर माता की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अलावा शिशु की जो आवश्यकताएं हैं ग्रोथ के कारण उसकी भी अवस्था एज के साथ साथ रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर ये बताया गया है कि जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट के लिए, यानी स्कूल जाने वाले बालकों तथा किशोरों के लिए जो संतुलित आहार है उसके अंदर यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग बताया गया है। और साथ ही शाला पूर्व बालकों के लिए संतुलित आहार की जो मात्रा है यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें जो वेरिएशन होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी के लिए भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो
शाला पूर्व बालक जो हैं, प्री स्कूल चाइल्ड जो हैं, उनके लिए संतुलित आहार इस तरह से दर्शाया गया है, जिसमें देखें तो संतुलित आहार में कौन कौन से आहार सम्मिलित होने चाहिए, जिसमें अनाज है, दालें हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, जड़, कंद एवं अन्य सब्जियां, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा और गुड़ और शक्कर। यानी ये जो समूह है इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अनाज के अंदर हमने कहा कि अनाज में वो चीज़ें आती है जिसमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। दालों के अंदर सभी प्रकार की दालें हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में मेथी, बथुआ, पालक इत्यादि है। जड़, कंद और अन्य सब्जियों के अंदर सारी सब्जियां हैं। फलों के अंदर सभी प्रकार के फल, दूध में दूध से बने हुए पदार्थ, दूध और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, दही, छाछ, लस्सी, मावा, पनीर इत्यादि। इसके अलावा मांस, मछली, अंडा समूह होता है और गुड़ और शक्कर समूह होता है, जिसमें गुड़ और गुड़ से बने हुए शक्कर आदि सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूर्व शाला बालक है यानी प्री स्कूल चिल्ड्रंस जो हैं, उसमें 1 से 3 वर्ष के बच्चों में यदि हम देखें और 4 से 6 वर्ष के बच्चों में देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अनाज की जो आवश्यकता है, यानी अगर वो शाकाहारी ग्रुप है और मांसाहारी ग्रुप है तो दोनों की आवश्यकताएं कई जगह पर अलग अलग दर्शाई गई है, क्योंकि उनकी जो डाइट में अलग अलग प्रकार की चीज़ें सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग उसको जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे अनाज की जो आवश्यकता है दोनों केसेस में, चाहे 1 से 3 वर्ष का बालक हो, उसमें 120 ग्राम्स प्रतिदिन अनाज आवश्यक होता है। मांसाहारी में भी 120 ग्राम है और 4 से 6 वर्ष में 170 ग्राम और मांसाहारी में भी 170 ग्राम। लेकिन यहाँ पर दालों की जो आवश्यकता है तो 50 ग्राम दाल प्रतिदिन जो है यहाँ पर आवश्यक होती है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो मांसाहारी में 40 ग्राम की आवश्यकता होती है, 4 से 6 वर्ष में 60 ग्राम और 50 ग्राम। हरे पत्तेदार सब्जियों को देखें तो 50 ग्राम जो है शाकाहारी के लिए 1 से 3 वर्ष में और मांसाहारी के लिए इसके अलावा 4 से 6 वर्ष में 75 ग्राम की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मांस, मछली और अंडा जो है, क्योंकि प्रोटीन की जो आवश्यकता है यहाँ पर इनसे पूरी हो जाती है, तो दालों की यहाँ पर आवश्यकता ऊपर हमने देखा कि वो कम है। तो दोनों ग्रुप में 40-40 ग्राम मांसाहारी में आवश्यकताएं होती है। गुड़ और शक्कर में 30-30 जो है 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष में 40-40 ग्राम आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने देखा कि 7 से 9 वर्ष है, 10 से 12 वर्ष है, 13 से 15 वर्ष है, 13 से 18 वर्ष है। और यहाँ पर जो संतुलित आहार की मात्रा जो ग्राम में दिखाई दे रही है वो सभी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग अलग प्रकार से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रौढ़ पुरुष के लिए संतुलित आहार की मात्रा की एक टेबल दी हुई है। इसके अलावा गर्भवती मात्रा, स्त्री, धात्री मात्रा के लिए संतुलित आहार यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जो पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, संतुलित आहार के अंदर जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए वो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा प्रस्तावित है, जो कि जिसे हम RDA के नाम से जानते हैं, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, डाइटरी अलाउंसेस फॉर चिल्ड्रन इंडियंस के लिए, जिसके अंतर्गत सभी समूह के लिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी अवस्था में कितने शरीर भार में किस हिसाब से कितने कितने ग्राम्स पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है हमारे शरीर को है। तो यहाँ पर जो टेबल है इसमें साफ दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो शैशवावस्था है यानी प्री स्कूल है, जिसके अंदर शैशवावस्था जो है जिसमें 0 से 6 माह की और 6 से 12 माह की, जहाँ पर शरीर का भार 5.4 किलोग्राम है और 6 से 12 वर्ष में जहाँ 8.6 किलोग्राम शरीर भार है, वहाँ पर ऊर्जा की जो आवश्यकता है पहले 6 महीने में 108 किलो कैलोरीज प्रति किलोग्राम ऊर्जा की आवश्यकता है और 6 से 12 वर्ष में 98 किलो कैलोरीज प्रति केजी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी तरह से प्रोटीन की आवश्यकता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें प्रोटीन जो है 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से प्रोटीन आवश्यक होता है और 6 से 1 वर्ष जो है उसमें 1.65 ग्राम्स प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखें तो महिलाएं जो है, साधारण महिला में 50 ग्राम प्रोटीन पर डे आवश्यक होता है, लेकिन
जो गर्भवती महिला होती है वहाँ पर प्रोटीन्स की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जिसमें +15 ग्राम गर्भवती महिला को आवश्यकता होती है प्रोटीन की, और +25 ग्राम प्रोटीन 0 से 6 महीने के धात्री अवस्था में, और +18 ग्राम 6 से 12 महीने की धात्री अवस्था में आवश्यक होता है। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से संतुलित आहार में कौन कौन सी जो तत्व है, पौष्टिक तत्व जिनकी आवश्यकता है और उनके जो सोर्सेज हैं क्या क्या है। जैसे कैलोरीज की जो आवश्यकता है, कैलोरीज शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ होना चाहिए। वसा भी ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ है, परंतु इसमें संतृप्त वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स आदि भी उपस्थित होते हैं, जिनकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो भारतीय ऊर्जा प्राप्ति है तो कार्बोज युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, रागी इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। कार्बोज ही हमारी डाइट में ऊर्जा का मुख्य साधन होता है। यह सस्ता भी है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। भारत की जो अधिकांश निर्धन जनता है उनके भोजन में भी कार्बोज की मात्रा 80 से 90% तक रहती है, और शेष 10 से 20% ऊर्जा जो है वो वसा से प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा अनाजों के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, 6 से 12% प्रोटीन होता है। अनाजों में विटामिन B1, B2, नायसिन की भी प्रचुरता होती है। अनाज, शक्कर, गुड़, आलू, शकरकंदी आदि ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स को हम देखें तो प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हम शरीर में कोशों का निर्माण करना, कोशों में हुए टूट फूट की मरम्मत करना, हार्मोन्स का निर्माण, त्वचा जैसे विकास, त्वचा की सुंदरता के लिए, रक्त के निर्माण के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इनके लिए प्रोटीन्स की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो हमारे जो आहार में प्रोटीन्स जहाँ से हमें प्राप्त होता है उसके अंतर्गत दाल, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दूध आदि से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन की जो आवश्यकता दिखाई गई है, जैसे जैसे पिछली बार भी हमने बताया कि प्रोटीन की जो शैशवावस्था में आवश्यकता है 2.05 ग्राम पर केजी ऑफ द शरीर भार के हिसाब से, और 7 से 12 महीने में 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ द शरीर बॉडी वेट। इसके अलावा महिलाओं के अंदर जो आवश्यकता हमने बताई कि वयस्क महिला में 50 है, और इस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती हैं। अब तीसरा जो है वसा की प्राप्ति के लिए जो मुख्य स्रोत है वो है घी और तेल। तो हमारे यहाँ पर भी घी और तेल एक तो वसा के स्रोत हैं, साथ ही वसा में घुलनशील विटामिन्स के अवशोषण के लिए भी ये आवश्यक होता है। इसके अंदर जो तेल बीज होते हैं, जैसे सूखे मेवे जिसमें सरसों, तिल्ली, मूंगफली, तिसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, बादाम, सनफ्लावर आदि जो हैं जिनसे वसा प्राप्त की जाती है, और ये वसा के उत्तम स्रोत होते हैं। विटामिन्स के जो इम्पॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं, जिसके अंदर से वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, जिसके अंदर A, D, E, K वसा में घुलनशील विटामिन, और B और C जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर जो विटामिन है आँखों के लिए, जैसे विटामिन A है आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन A को कैरोटीन एवं रेटिनॉल में मापा जाता है। तो कैरोटीन जो होता है वो हरे पत्तेदार सब्जियों, पीले फल आदि में पाया जाता है, और विटामिन A कॉड लिवर ऑयल, वसी मछलियाँ आदि में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आवश्यकताएँ बताई गई है, जैसे शैशवावस्था में जो रेटिनॉल की आवश्यकता है 350 है, बीटा कैरोटीन 1200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन बीटा कैरोटीन के रूप में आवश्यक होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए विटामिन D जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बेहद ही आवश्यक होता है, और सूर्य की किरणें जो है विटामिन D का सबसे उत्तम स्रोत होती है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर साथ ही हम थायमीन देखें तो जैसे थायमीन है जल में घुलनशील विटामिन होता है। शुष्क खमीर थायमीन प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं, और इसके अलावा थायमीन अनाजों के बाहरी परत के ठीक नीचे पाया जाता है। चावल, गेहूँ, मक्का आदि अनाजों में भी काफ़ी मात्रा में उपस्थित होता है। इसकी कमी से बारी बारी रोग हो जाता है। राइबोफ्लाविन जिसे B2 विटामिन भी कहा जाता है, इसकी जो मांग है वो कैलोरी की मांग पर निर्भर करती है। इसकी कमी से राइबोफ्लेवोनोसिस हो जाता है, जिसके कारण से होठों का कटना आदि हो जाता है। नियासिन जो है नियासिनेमाइड और निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी मात्रा भी कैलोरी की मांग पर निर्भर करती है। और फॉलिक अम्ल जो है, जो कि फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड है, ये भी विटामिन बी का ही पार्ट है। ये भी जो है, इसकी जो आवश्यकता होती है, ये हरे पत्तेदार सब्जियों, यकृत, दाल, मांस में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहा जाता है, जो आंवला, अमरूद, संतरा आदि में पाया जाता है, आदि में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। खनिज लवण अस्थियों, दांतों, रक्त, हार्मोन आदि के निर्माण के लिए खनिज लवण अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं जो शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है, अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम नितांत ही आवश्यक होता है। अस्थियों की दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में इसकी मांग बढ़ जाती है। दूध और हरे पत्तेदार सब्जियां जो है, जिसके अंदर रागी भी सब्जियां और तथा रागी जो है आदि, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आयरन है। आयरन की कमी से बहुत ही सीवियर, जैसे हम कहते हैं कि अगर कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है। और भारत में एनीमिया की शिकायत महिलाओं के अंदर, गर्भवती महिलाओं के अंदर और किशोर अवस्था बालिकाओं के अंदर काफ़ी आजकल पाई जा रही है, जिसके अभाव में अगर एनीमिया हो जाता है तो यहाँ खून की कमी हो जाती है। तो इसके जो मेन सोर्सेस है, जिसके अंदर सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, सोयाबीन है, तिल, मांस, मछली, यकृत, गुड़ आदि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और लोहे की जो प्रस्तावित मात्रा है वो, जैसे वयस्क स्त्री जो है उसमें 30 मिलीग्राम प्रतिदिन लोहे की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भवती महिला में लोहे की आवश्यकता बढ़ जाती है, जो 38 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। इसके अलावा बाल्यावस्था में भी मात्रा अलग अलग होती है। किशोरावस्था प्रतिदिन होता है। लड़कियों में 28 मिलीग्राम और लड़की में 16 से 18 वर्ष में 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो संतुलित आहार अगर हमें लेना है तो हमें सारे पौष्टिक पदार्थों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी जो आवश्यकता है उनके अनुसार ही हमें पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करने चाहिए।